हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, राइट टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसिंग। तो चलिए इससे बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप सेशन पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाजार में भेजने से पहले अभिव्यक्ति प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रतिप्रवाह संसाधन, ऑप्शन बी है अनुप्रवाह संसाधन, ऑप्शन सी है जैव प्रक्रम, ऑप्शन डी है पश्च उत्पाद संसाधन। तो जो बाजार में भेजने से पहले हम जो उत्पाद का निर्माण किया है हमने, उसका हम क्या करते हैं, पहले सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करते हैं, यानी पृथक्करण और शुद्धिकरण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम जो कहते हैं वो कहते हैं अनुप्रवाह संसाधन, स्ट्रीम लाइन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब कमेंट में आंसर भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल पर रखे एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए रज्जु को जब यूवी किरण के अंतर्गत देखा जाता है तब ये कैसे दिखाई देते हैं? तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है चमकीली नीली पट्टियाँ, ऑप्शन बी है गहरी लाल पट्टियाँ, ऑप्शन सी है चमकीली नीली पट्टियाँ, ऑप्शन डी है पीली पट्टियाँ। तो जब हम जेल में इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल विधि के दौरान हम उसमें एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं और अगर हम उसे यूवी लाइट में देखते हैं तो ये हमें कैसे दिखाई देती हैं? ये हमें चमकीली और नारंगी रंग की पट्टियाँ दिखाई देती हैं, जिसे हम निकाल लेते हैं। उस प्रक्रिया को हम स्पूलन है ना चालन कहते हैं। तो ये कैसे दिखाई देती हैं? ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ये चमकीली नीली नारंगी पट्टियाँ दिखाई देती हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में और बढ़ते हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया में शीतित एथेनॉल को मिलाने से यह किसे अवक्षेपित करता है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी है हिस्टोन, ऑप्शन सी है पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन डी है आरएनए। तो क्या होता है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में जब हम शुद्ध करते हैं, किसे शुद्ध करते हैं? हम डीएनए को शुद्ध करते हैं, राइट। हम डीएनए के टुकड़े को जो जिसका हमने प्रोब बनाया हुआ था, हम उसे शुद्ध करते हैं और निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, डीएनए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का अनुप्रयोग नहीं है? क्या बताना है हमें? पीसीआर का प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जीन प्रवर्धन, ऑप्शन बी है पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण, ऑप्शन सी है जीन उत्परिवर्तन का पता लगाना और ऑप्शन डी है आणविक निदान। तो क्या हो जाएगा इसका? एक अनुप्रयोग नहीं है हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो पीसीआर का है वो कार्य नहीं है। तो पीसीआर किस में यूज़ होता है? जीन प्रवर्धन में यूज़ होता है। ठीक है, और जीन उत्परिवर्तन का पता लगाने में या आणविक निदान में भी होता है, और ये डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनवाने में भी पीसीआर का यूज़ होता है। तो जिसमें यूज़ नहीं होता वो है पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में करते हैं, यानी अनुप्रवाह संसाधन में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लाज्मिड PV322 में जीन AMP के अंदर PST1 प्रतिबंध एंजाइम है जो एक एम्पिसिलिन प्रतिरोधी दर्शाता है। यदि इस एंजाइम को बीटा गैलेक्टोसाइड उत्पादन के लिए एक जीन के लिए निवेशित किया जाए और पुनर्योगित प्लाज्मिड को ई कोलाई स्ट्रेन में निवेशित किया जाता है तब क्या होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। रूपांतरित कोशिका में एम्पिसिलिन प्रतिरोध की क्षमता होगी और साथ ही बीटा गैलेक्टोसाइड का उत्पादन होगा। ऑप्शन बी है इसे परपोषी कोशिका में लयन हो जाएगा। ऑप्शन सी है इसमें द्वैत क्षमता के साथ नए प्रोटीन उत्पादन की क्षमता होगी यह, और ऑप्शन डी है यह पोषी कोशिका को एम्पिसिलिन प्रतिरोधी नहीं बना रहने दिया जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि जो प्लाज्मिड है हमारा PVR 322, उसमें जो एम्पिसिलिन माध्यम होता है उसमें जो उसका एक प्रतिबंधित साइट होता है प्रशांत है ना, सॉरी PST1, उसमें क्या होता है अगर हम उसे एम्पिसिलिन प्रतिरोधी बना दें तो क्या होगा? इस एंजाइम में हम क्या करेंगे? बीटा गैलेक्टोसाइड का उत्पादन कर देंगे, जिससे कि जीन का उसमें निवेश कराएंगे। ठीक है, जो बीटा गैलेक्टोसाइड वाले पे हम क्या करेंगे? अपना वांछित जीन का प्रवेश कराएंगे। तो क्या होगा इसमें? ये एक पुनर्योगज डीएनए हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि यह परपोषी कोशिका के लिए
एम्पिसिलिन प्रतिरोधी नहीं बना रहेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यह परपोषी कोशिका को एम्पिसिलिन प्रतिरोधी नहीं बना रहने दिया जाएगा, क्योंकि हमने जो अपना वांछित जीन है वो प्रवेश करा दिया है, इसलिए ये एम्पिसिलिन प्रतिरोधी अब नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन क्लोनिंग संवाहक नहीं है? ऑप्शन ए है प्रोव, ऑप्शन बी है BAC यानी बैक, ऑप्शन सी है यक, ऑप्शन डी है PVR 322। तो निम्न में से कौन जो है संवाहक नहीं है? तो आइए देखते हैं क्लोनिंग संवाहक कौन नहीं है। तो ये बैक बैक्टीरिया, ये तो है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रोब। प्रोब जो है वो एक क्लोनिंग संवाहक नहीं होता। वैक, यक और जो PVR 322 है ये आपके क्लोनिंग संवाहक में शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुनर्योजित DNA के निर्माण में मुख्य चरण दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए हम इन्हें क्रम में जमाते हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है परपोषी कोशिका में पुनर्योजित DNA का अंताक्षेपण, बी है प्रतिबंध एंजाइम द्वारा DNA को एक विशिष्ट स्थल पर काटना, सी है वांछित जीन खंड को वांछित DNA खंड को पृथक करना, और डी है PCR का उपयोग करते हुए वांछित जीन का आवर्धन। तो आइए हम इसे जमा लेते हैं करेक्ट सीक्वेंस में। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है? एंजाइम, प्रतिबंधित एंजाइम द्वारा DNA को हम विशिष्ट स्थान पर काटते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा बी, हमने उसे एक विशिष्ट स्थान से काटा। फिर क्या होगा? वांछित जीन की जो खंड होता है उसको हम पृथक कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? सी। फिर क्या होगा? PCR का उपयोग करते हुए हम वांछित जीन का आवर्धन करते हैं, तो डी हो जाएगा। और फिर हम परपोषी कोशिका में अंतःक्षेपित करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में जो है हम उसे परपोषी कोशिका में डालते हैं। सबसे पहले हमें अपना वांछित जीन चाहिए होता है, ठीक है, जिसे हम उसे एक विशिष्ट स्थान पर कटवाते हैं। तो सबसे पहला हो गया बी। फिर हम उस कटे हुए वांछित विशिष्ट स्थान से उस DNA खंड को हम क्या करते हैं? पृथक करते हैं। ठीक है, तो ये हम विशिष्ट स्थान पर काटना, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से कटवाते हैं, और हम इस खंड को अलग करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ठीक है, फिर जीन का हम आवर्धन PCR के द्वारा करते हैं, और लास्ट में हम उसका अंतःक्षेपण कर देते हैं। तो क्या हो जाता है? VCD ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन VCD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए DNA के खंडों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो ऑप्शन ए है UV विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से, ऑप्शन बी है UV विकिरण में एसिटोकॉर्मिन से, ऑप्शन सी है अवरक्त विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से, ऑप्शन डी है चमकीले नीले प्रकाश में एसिटोकार्मिन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम DNA को पृथक करते हैं उसे हम UV रेज और एथिडियम ब्रोमाइड में की सहायता से देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। DNA के निम्नलिखित पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस में कौन सा आसानी से एक विशेष प्रतिबंधित एंजाइम से काटा जा सकता है? तो इसमें क्या होनी चाहिए? हमें सेम सीक्वेंस प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तभी एक एंडोन्यूक्लियस जो है विशिष्ट स्थान पर काटता है और हमें सेम स्टिकी एंड जो है वो प्राप्त होते हैं। तो हमें सेम कहाँ प्राप्त होंगे? आइए देख लेते हैं। यहाँ पे है 5-GATTC 3-CTTAG। तो ये जो है इसका उल्टा हुआ है ना। अगर हम इसे पीछे से पढ़ेंगे तो यही क्रम बनेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो यही होगा, क्योंकि आगे से पढ़ने पे जो सीक्वेंस बनता है वही सेम 3 से पढ़ने पे बनना चाहिए। तो वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए। तो ए है पॉलीमरेज DNA को खंडों में तोड़ता है, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस DNA के 2 रज्जुकों को पृथक करता है, सी है एक्सोन्यूक्लियस DNA में विशिष्ट स्थान पर काटता है, डी है लाइगेज 2 DNA के अणुओं को जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीमरेज DNA खंडों को तोड़ता नहीं है, एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो 2 रज्जुक को पृथक करता है, नहीं ये विशिष्ट स्थान पर काटता है, और एक्सोन्यूक्लियस विशिष्ट स्थान पर नहीं बाहर से काटता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 2 DNA अणुओं को जोड़ने का काम जो है वो लाइगेज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वेक्टर में सहलग्नी DNA की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है? तो DNA की प्रतिकृति की शुरुआत और DNA की प्रतिकृति की संख्या का नियंत्रण, ये दोनों कौन करते हैं? ये ORI स्थल करते हैं। कौन करते हैं? ORI साइट करते हैं। तो आई ऑप्शन देखते हैं।
ए है ORI साइट, बी है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, सी है रिकॉम्बिनेंट पहचान साइट और डी है चयन मार्ग युक्त मार्कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ORI साइट। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है वो क्या करता है, DNA की प्रतिकृति करवाता है और उसकी संख्या का नियंत्रण करवाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, परपोषी कोशिका में बाहरी DNA को अंतःक्षेपित करने के लिए जीनगण विधि में प्रयुक्त सूक्ष्म कण किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है टंगस्टन या स्वर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथन प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लक्षणों का वर्णन करते हुए गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन ए है यह एंजाइम DNA पर एक विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की पहचान करता है। ऑप्शन बी है यह एंजाइम DNA पर पहचाने हुए स्थान पर DNA अणु को काटता है। ऑप्शन सी है यह एंजाइम DNA को विशेष स्थलों पर जोड़ता है जो दो में से केवल एक लड़ी को काटता है। ऑप्शन डी है यह एंजाइम प्रत्येक लड़ी के शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभ के विशेष स्थान पर काटता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हमें गलत बताना है। ये कह रहा है कि प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लक्षणों को वर्णन करते हैं जो कि गलत है। तो गलत क्या होगा, ये विशिष्ट पैलिंड्रोमिक स्थान के अनुक्रम को पहचानता है, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, और ये क्या करता है, DNA के पहचाने हुए स्थान पर DNA के अणु को काटता है, बिल्कुल करेक्ट है। यह विशिष्ट स्थानों पर जोड़ता है, तो ये जोड़ता नहीं है। जो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस होता है ये विशिष्ट स्थान पर दो लड़ियों को काटता है। ठीक है, और ये दोनों को काटता है, एक को नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस DNA को काटने के लिए विशिष्ट क्रम को पहचान करते हैं जिससे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कहते हैं। कथन सेकंड है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस DNA रज्जु को पैलिंड्रोमिक स्थल के केंद्र से थोड़ी दूर काटते हैं। तो क्या है, जो कथन एक है वो क्या कह रहा है कि जो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस DNA को काटने के लिए विशिष्ट क्रम पहचानते हैं और पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कहते हैं। तो ये वाला जो हो गया करेक्ट हो गया। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस DNA रज्जु को पैलिंड्रोमिक स्थल पर कि थोड़ी दूर, है ना, तो ये वाला भी जो है वो करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। चलिए नेक्स्ट, उस DNA खंड की क्या नियति होगी जो सिर्फ एक ऐसे वांछित जीन को धारण किए हो जिसे किसी विजाति या जीन में स्थानांतरित किया जाना हो। तो आइए देखते हैं क्या है। DNA का खंड जीव की संतति कोशिका में स्वतंत्र रूप से गुणन करने में सक्षम होता है। तो जो DNA खंड की नियति क्या होगी हमें ये बताना है। तो ऐसे वांछित जीन को धारण किया होता है जो किसी विजाति या जीन में स्थानांतरित हो। तो DNA खंड का जीव की संतति स्वतंत्र रूप से गुणन करती है, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, यह ग्राही जीनों में समाकेत होती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ये गुणन करके परपोषी होस्ट DNA के साथ वंशागत करती है, नहीं। ये DNA का विजातीय, सॉरी ये वाला हो जाएगा करेक्ट। ये परपोषी DNA के साथ वंशागत होती है, बिल्कुल होती है। ये DNA का विजातीय खंड गुणसूत्र का अभिन्न भाग है, ये गलत हो गया। ये प्रतिकृति करने की क्षमता प्रदर्शित करता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए इस PYQ सीरीज़ का चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा।